हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा 3 जून और आज हम देखेंगे जो भी हमारे बिहार में इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान में, जो कि हमारे लिए प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस में यूज़फुल है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारा एनालिसिस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं और इससे रिलेटेड पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, जिसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम आज कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ आप देखोगे तो सबसे पहला न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो एमजी नरेगा से रिलेटेड है। तो अभी ये न्यूज़ है ना कि बिहार में देखा गया है कि वर्कर्स जो हैं वो रिसीव्ड ओनली अबाउट 1/3 ऑफ टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट डेज अंडर मनरेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देखो, मनरेगा प्रदेश में लक्ष्य के 1/3 दिन ही श्रमिकों को काम मिल रहा है। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमारा न्यूज़ था। तो देखो टारगेट बेसिकली क्या था ना, अप्रैल में मई में आप देखोगे तो 4.75 करोड़ पर्सन डेज को देना था, बट ओनली यहाँ पे देखोगे तो 1.55 करोड़ पर्सन डेज को यहाँ पे जनरेट किया गया है। और अचीवमेंट यहाँ पे देखो तो ओनली अबाउट यहाँ पे देखा गया तो 32% यहाँ पे टारगेट का पूरा किया गया है। और सहरसा जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो ये भी देखा गया है कि सिर्फ 13% ऑफ वर्कर को ही एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। तो ये तो हमारा बस यहाँ पे न्यूज़ हो गया कि ठीक है, मनरेगा के अंदर यहाँ पे देखा गया है कम एम्प्लॉयमेंट दिया दिया जा रहा है। अब देखो इससे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा रीज़न को समझना होगा कि रीज़न फॉर लो एम्प्लॉयमेंट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि एक आप देखोगे ना कि जीपीएस अटेंडेंस इशू यहाँ पे बहुत हो रहा है, जिसके कारण ना अभी न्यूज़ में भी आया था ना कि अराउंड 20 लाख अप्रॉक्स ना जो वर्कर थे वो बेसिकली जो रजिस्टर्ड थे ना उनसे उनको अनरजिस्टर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ना उनको बेसिकली जो ये जीपीएस अटेंडेंस का चीज़ है, ये सब बेसिकली वो क्या है, टेक्नोलॉजी से उतना इंटीग्रेट नहीं है, जिनके कारण क्या हो रहा है ना कि वो जो भी है वो आउटडेट हो जा रहे हैं प्रोसेस से। तो ये ना बहुत बड़ा इशू देखा गया है। और आप पता है इसको ना बहुत अच्छा कहीं पे भी लिख सकते हो ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में ना आप कहीं पे भी इसका नेगेटिव पॉइंट में ना इसको बहुत अच्छा यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा इशू तो यही चीज़ है, जीपीएस अटेंडेंस का। सेकंड चीज़ आप देखोगे तो क्या, सेकंड चीज़ आप देखो कि कंटिन्यूड रूरल माइग्रेशन, कि रूरल माइग्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि हमारे यहाँ बेसिकली जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन का कोशिश उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जैसा आप लोगों को पता होगा कि 2011 सेंसस का आप देखोगे तो अप्रॉक्स यहाँ पे कितना 11% ही ना अर्बनाइजेशन रेट है हमारे यहाँ पे। तो बहुत ही कम है, जो कि नेशनल एवरेज अगर आप देखोगे तो आई थिंक नेशनल एवरेज 32% है। तो उसके कंपैरिजन में आप बिहार का देखोगे तो बहुत कम है। तो इट मीन्स क्या, अर्बन में तो काम मिल नहीं रहा है, तो लोग फिर क्या कर रहे हैं, तो रूरल माइग्रेट की तरफ वापस से कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन रहा है। और फिर इसके अलावा आप देखोगे तो जैसे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में डिले होना, टेक्निकल स्टाफ का नहीं होना, वही ऑनलाइन अटेंडेंस जो मैंने आपको बताया। तो ये दो मेन रीज़न आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या क्या। तो एक तो आप देखोगे तो जीपीएस अटेंडेंस वाला चीज़ और रूरल माइग्रेशन, ये दो मेन यहाँ पे इशू देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे लो एम्प्लॉयमेंट जिनका जनरेशन हो रहा है इसी के कारण। तो सेम चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो अब देखो इससे रिलेटेड ना हमारा एक और पॉइंट होता है ना कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी यहाँ पे मनरेगा को रिप्लेस करके एक नया यहाँ पे एक्ट ला दिया गया है, जो कि है वीजी राम जी एक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना, ये तो मेरे नोट्स था, मैंने उसको यहाँ पे कॉपी किया है, बट यहाँ पे देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा ध्यान रखो कि वीजी राम जी और जो बेसिकली हमारा मनरेगा उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या प्रोविज़न में चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ किया गया है कि पहले कितना था, पहले आप देखोगे तो 100 डेज़ गारंटी अप्लॉयमेंट किया जाता था, बट अब उसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, 125 डेज। सबसे पहला तो चेंजिंग यही हुआ। फिर सेकंड आप देखोगे तो फंडिंग पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो अब देखोगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में कितना कर दिया है, 60:40। पहले वहीं कितना था, 90:10 का रेशियो में था। ठीक है, तो ये चेंजेस हुआ। फिर उसके वजह से अब क्या बोला गया है ना कि ना एक तरह से नॉर्मेटिव एलोकेशन ऑफ टू स्टेट्स बोल दिया गया है। मतलब क्या, बजट कैप। इट मीन्स मतलब ना, ये तो बेसिकली आप देखोगे ना, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना कि जो आपका सेंटर है वो सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट्स में कितना पैसा जाना है, और सेंटर ही क्या करेंगे ना, स्टेट्स पे बजट कैप भी लगा देंगे। तो देख रहे हो इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से आप देख रहे हो कि जो हमारा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट हो रहा है। तो बहुत बड़ा इशू भी उठा था कि ये जो नया एक्ट है इससे हमारा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो भी अफेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद से देखोगे कि अभी आप देखोगे ना
जो हमारा बेसिकली मनरेगा है वो क्या है, दैट इज़ डिमांड ड्रिवन, ठीक है। डिमांड है मतलब आपको देना ही देना है कि ठीक है इतने दिन का 100 डेज़ का गारंटी एम्प्लॉयमेंट आपको देना ही देना है। बट अब उसको चेंज कर दिया गया है सप्लाई ड्रिवन कि अगर तो काम रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो हम नहीं देंगे। तो एक ये भी चेंजेस है। फिर आप देखो एक चीज़ यहाँ पे लाया गया ना 60 डेज़ का सीजनल पॉइंट, जैसे कि क्या होगा जब भी एग्रीकल्चर जैसे खरीफ सीजन आएगा तो उसमें 60 डेज़ क्या होगा ना कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, सो डैट कि लोग क्या करें एग्रीकल्चर में अपना फोकस ज़्यादा रखें। फिर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन किया गया है और फास्टर वेज पेमेंट को यहाँ पे प्रोसेस किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए वीजी राम जी में एज कम्पेयर टू देखोगे मनरेगा। तो देखो यहाँ पे अब जैसे पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव क्या है कि जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेज यहाँ पे 125 है। अब देखो ये कहने को है, एक रिपोर्ट आया था ना उसमें रिपोर्ट में ये बोला गया था ना कि एन एवरेज आप देखोगे ना तो सिर्फ 50 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट ही दिया जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है आप इसको 100 रखो या फिर 125 रखो या फिर 150, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ठीक है ये आप इसको पॉजिटिव में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेकंड चीज़ देखोगे तो फास्टर वेज पेमेंट अब कर दिया गया है कि वीकली वेज जो है ना अब उनको यहाँ पे पेमेंट करना है। फिर सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर वही 60 डेज़ का देखोगे तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, आप एग्रीकल्चर पे फोकस करो। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन किया गया है। प्लस यहाँ पे देखो एक और चीज़ बोला गया है कि जो रूरल पॉवर्टी है वो पहले से रिड्यूस हुए हैं। पहले देखोगे तो 25% थे, अब वो घट के कितने 15% हो गए हैं। तो इसलिए भी जो बोला जा रहा है कि मनरेगा का जो डिमांड है वो घट गया है, बट ऐसा रियलिटी आपको भी पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक ये और साथ ही साथ ना अब डिफाइंड एरिया भी कर दिया गया है कि कौन से एरियाज़ में कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेशन करना है। तो ये कुछ देखोगे तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और निगेटिव में तो बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया फेडरलिज्म वाला इशू आप लिखोगे। साथ ही साथ स्टेट्स पे आप क्या कर रहे हो, जो फिजिकल बर्डन है वो बढ़ा रहे हो। ऑलरेडी आपने जीएसटी और ये सबसे ऑलरेडी स्टेट्स पे बहुत सारा फिजिकल बर्डन है, और इस तरीके से और जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो रहा है आपका। साथ ही साथ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंटर अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट्स को कितने पैसे देना है, बजट कैप एंड ऑल। प्लस साथ ही साथ आप देखोगे तो जैसे इसमें क्या हो रहा है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया एवरेज जो है 50 डे का वर्क है, बाकी तो फिर यहाँ पे वो ऐसे ही है। तो कुछ यहाँ पे इश्यूज़ एंड चैलेंजेस हैं। तो ये थोड़े बहुत मुझे लगा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो वीजी राम जी और मनरेगा में डिफरेंस के बारे में। तो ये हमारा पहला न्यूज़ हो जाता है। आप देखोगे जो कि किससे रिलेटेड था, मनरेगा में जो है कम एम्प्लॉयमेंट आ रहा है और उसका मेन यहाँ पे रीजन्स को डिस्कशन करना था। देन अब आप चल देखोगे तो अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे देखो, तो अगला टॉपिक ये है ना कि अब बिहार में आप देखोगे तो बिहार टू प्रिपेयर न्यू डाटाबेस फॉर न्यू इन्वेस्टर। तो देखो ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो आप देखोगे बिहार में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो हमारा फोकस है उसको बेसिकली हमें क्या इंक्रीज़ करना है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बोला गया है ना कि अब हम इन्वेस्टर्स का डाटाबेस बनाएंगे। तो वही चीज़ है, डाटाबेस ऑफ न्यू इन्वेस्टर हम बनाएंगे। और देखो इसका एम क्या है हमारा, तो हमारा एम क्या है कि हम कनेक्ट कर पाएँ जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्ट रिलेटेड सपोर्ट है उन दोनों को हम यहाँ पे एक साथ प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। एक प्लान वे में हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बूस्ट मतलब कि एक तरह का बढ़ावा देने के लिए को बिहार में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और वही चीज़ बोला गया इन फर्स्ट पेज गवर्नमेंट प्लान टू कॉन्टैक्ट अराउंड 3000 न्यू इन्वेस्टर्स। तो इससे देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट को हमें यहाँ पे फोकस यहाँ पे बढ़ाना है। फिर आप देखोगे तो इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का जो भी इशू है उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप कहीं पे भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। और ये पार्ट आप देखोगे तो दिस इज इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ आवर निश्चित 3 प्रोग्राम। और ये सारा कुछ कौन देख रहा है, आपका बीआरआ एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो वही चीज़ था, बिहार में आप देखोगे नए निवेशकों के डाटाबेस तैयार करे जाएंगे। तो ये हमारा आज का देखोगे तो सेकंड न्यूज़ हो जाता है विच इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री। तो आज देखो कि ना न्यूज़ में ये दो ही इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लगे थे, बाकी उतने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थे। तो आज मैंने सोचा ना कि क्यों ना यहाँ पे ना थोड़ा बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़े प्रीलिम्स के यहाँ पे फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सो डैट कि आपको भी थोड़ा सा यूज़फुल हो जाए। तो देखो ये आपको पता है ये हमारा बिहार का मैप हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे क्या आते हैं कि जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है, तो नेपाल का बॉर्डर से हमारे बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो याद रख लो, फिर हम उसको देखते हैं कि बिहार नेपाल से आप देखोगे तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। सिमिलरली अगर आप यूपी से देखोगे तो यूपी से अप्रॉक्स क्या मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। झारखंड से भी देखोगे तो 8 लगते हैं, और वहीं आप अगर वेस्ट बंगाल से देखोगे तो वेस्ट बंगाल से टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, यूपी झारखंड वेस्ट बंगाल से, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अब देखो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से नेपाल से लगते हैं, तो आप देखो वेस्ट चंपारण हो गए आपके, ईस्ट चंपारण हो गए, सीतामढ़ी हो गए, ठीक है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे मधुबनी हो जाते हैं, फिर सुपौल हो गए आपके, फिर अरेरिया हो गए और किशनगंज। तो इस तरह से आप देखो ये जो सातों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके टोटल नेपाल से लग रहा है।
फिर इसमें आप देखो यूपी से टोटल आप देखोगे तो टोटल 8 लगते हैं, जिसमें कि वेस्ट चंपारण हो गए, फिर उसका से गोपालगंज, फिर सिवान, ये 3। देन उसके वजह से आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे सारण हो जाते हैं आपके, फिर आरा, फिर बक्सर, फिर कैमूर और लास्ट में देखो थोड़ा सा रोहतास भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे टोटल लग रहे हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सासाराम नहीं लगता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे सासाराम का भी यूपी से लगता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। देन झारखंड में आप देखो टोटल यहाँ पे 8 हैं, तो कौन कौन, आप देखो रोहतास हो गए, औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर जमुई, बांका, फिर यहाँ पे भागलपुर देखो आप, और यहाँ पे देखोगे तो थोड़े बहुत कटिहार भी लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से यहाँ पे आप देखो टोटल आपके कितने यहाँ पे झारखंड से भी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ को टच कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल से तो बस 3 करते हैं, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक और कौन हो गया आपके कटिहार। ठीक है, ये 3 बेसिकली आपके यहाँ पे आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल से यहाँ पे टच करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखें कि जो बेसिकली आपका यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी अदर यहाँ पे स्टेट्स या फिर फॉरेन कंट्रीज से टच होता है। फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे एक ही है, वो कौन है आपका, नेपाल है। नेपाल से देखोगे तो 7 डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं। देन अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज आप देखोगे कि हमारा बिहार किस तरीके का है, तो एक तरह का आप देखोगे तो कैसा है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ जो इनका बेसिकली ब्रेड्थ कह सकते हो वो कितना है, 483 किलोमीटर। और वहीं अगर आप यहाँ पे अगर सॉरी ये लेंथ हो गया, और अगर आप ब्रेड्थ की बात करोगे तो 345 किलोमीटर है। ठीक है, ये एक बेसिकली फैक्ट है, ये भी बहुत जगह यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और टोटल एरिया आप अगर देखोगे तो कितना है, 94163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर आप बात करोगे, तो अगर तो आप लैटिट्यूड देखोगे तो देखो अब मोटा मोटी याद रख सकते हो। मोटा मोटी कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे 83 डिग्री से लेके और इधर आप देखोगे तो 88 डिग्री। और लॉन्गिट्यूड की बात कर लोगे तो 24 डिग्री नीचे से लेके और ऊपर अगर जाओगे तो 27 डिग्री। तो ये लमसम आप इतना ध्यान रखोगे तो इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देन एरिया वाइज अगर आप देखो तो एरिया वाइज आपको पता होगा कि सबसे बड़ा एरिया यहाँ पे किसका है, तो हमारा वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण एरिया वाइज में सबसे बड़ा हो जाता है। और सबसे छोटा अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा हमारा कौन होगा, तो सेवर हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे फैक्ट हर बार पूछे जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो एरिया वाइज हमारे यहाँ पे फैक्ट हैं, जो कि यहाँ पे क्या नॉर्मल एज अ मैप से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो डिविजन्स। डिविजन्स में भी यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिवीज़न वाइज देखो तो डिवीज़न आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक और चीज़ यहाँ पे पहले आप देख लो कि जैसे देखो अगर आप यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या आपका रोहतास। तो रोहतास पे आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो कि रोहतास जो है आपका, रोहतास किससे किससे टच हो रहा है, वो यूपी से भी टच हो रहा है और झारखंड से भी टच हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर देखोगे तो वेस्ट चंपारण, तो यहाँ पे अगर आप वेस्ट चंपारण पे फोकस करोगे तो वेस्ट चंपारण आपका बेसिकली नेपाल से भी टच हो रहा है और साथ ही साथ ये यूपी से टच हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो किशनगंज, तो किशनगंज की अगर आप बात करोगे तो किशनगंज आपका यहाँ पे देखोगे तो नेपाल से भी टच हो रहा है और साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल से भी टच हो रहा है। और यहीं पे आप देखोगे कटिहार, तो कटिहार का आप अगर लोकेशन देखो तो ये आपका यहाँ पे झारखंड से भी टच होता है और साथ ही साथ आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल से टच हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे देखो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यहाँ पे कोने में यहाँ पे हमारे पड़ते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हो। देन और चीज़ यहाँ पे पूछते हैं, जैसे आप देखोगे नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट की अगर आप बात करते हो तो वो कौन होगा, तो वेस्ट चंपारण। देन अगर यहाँ पे आप देखो इसको एक जगह लिख ही लेते हैं, जैसे देखो बहुत यहाँ पे पूछे जाते हैं कि सबसे यहाँ पे नॉर्थ में कौन है, तो नॉर्थ में आप देखोगे तो कौन हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया। देन सिमिलरली आप यहाँ पे सबसे साउथ में देखो तो साउथ में सबसे आपके कौन पड़ जाते हैं, तो साउथ में आप देखोगे तो सबसे साउथ में क्या होंगे आपके, गया होते हैं। फिर उसके बाद से इसी तरह आप देखोगे ईस्ट में, तो अगर आप ईस्ट में अगर देखोगे तो ईस्ट में आप देखो तो ईस्ट में आपके सबसे यहाँ पे हो जाएंगे क्या, किशनगंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वेस्ट की अगर बात करोगे तो वेस्ट में आपके कौन हो जाएंगे, तो वेस्ट में सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे देखोगे तो वो आपके कौन हो जाते हैं, वेस्ट में आप देखोगे तो आपके कैमूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आप ये सब क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब देखो यहाँ पे डिवीज़न वाइज भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कभी कभी बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखो ना कि सबसे जो हाईएस्ट डिवीज़न जो बेसिकली कौन कौन है, तो बेसिकली आप देखोगे तो 3 डिवीज़न सबसे हाईएस्ट है। वो कौन कौन है, तो सबसे पहले आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो आपके हो जाएंगे तिरहुत। ठीक है, तिरहुत हो गए। तिरहुत के बाद आप यहाँ पे देखोगे पटना डिवीज़न, एंड पटना के बाद आप देखोगे तो मुंगेर डिवीज़न। इन तीनों डिवीज़न में आप देखोगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो तिरहुत में आप देखो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली।
पटना में आप देखोगे तो बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा। और मुंगेर में देखोगे तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। तो इस तरीके से जो सबसे हाईएस्ट डिवीज़न है ये तीन ही यहाँ पे डिवीज़न है, कौन कौन, तिरहुत, पटना और मुंगेर। फिर इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे तो स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट की अगर आप बात करते हो ना तो स्मॉलेस्ट आप देखो तो 3 होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे तो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट तो आपके कौन होंगे, तो यहाँ पे आप देखो तो सबसे स्मॉलेस्ट आपके भागलपुर डिवीज़न हो जाते हैं, जिसमें कि आप देखो कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो भागलपुर और बांका, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे तो 2 ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, भागलपुर डिवीज़न। तो भागलपुर डिवीज़न आपके सबसे स्मॉलेस्ट हो गए। यहाँ पे आप देखो तिरहुत, तिरहुत के बाद आप देखोगे पटना, पटना के बाद मुंगेर, ये सबसे लॉन्गेस्ट मतलब कि बड़े हो जाते हैं, टोटल 6। फिर आप देखोगे ना यहाँ पे 3 बेसिकली कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप देखो गोपालगंज, ठीक है, एक तो आप देखोगे तो क्या आपके गोपालगंज हो गए, मतलब इनको गोपालगंज नहीं बोलो, बेसिकली हम इनको कौन सा डिवीज़न बोलते हैं, तो आप इनको बोल सकते हो सारण डिवीज़न, ठीक है। सारण डिवीज़न में अगर आप देखोगे तो सारण डिवीज़न में बेसिकली कितने 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो यहाँ पे आप देखोगे सारण में भी आपके टोटल यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे और कितने आते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोसी में भी देखोगे तो कोसी में भी 3 आते हैं, दरभंगा में देखोगे तो दरभंगा में भी 3 आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब देखो सारण में 3 हो गए। सिमिलरली आप अगर कोसी में देखोगे तो कोसी में भी 3 है। फिर इसी तरह आप देखोगे दरभंगा, ठीक है, दरभंगा में भी आप देखो तो दरभंगा में भी आपके 3 ही हैं, ठीक है। दरभंगा में आप देखो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में यहाँ पे देखोगे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो इस तरीके से हमारे 3 डिवीज़न ये हो गए। और फिर इसी तरह आप अगर 4 देखोगे तो 4 में बस एक ही है हमारा, वो कौन सा है, पूर्णिया डिवीज़न, ठीक है। अगर आप पूर्णिया डिवीज़न की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आप देखो पूर्णिया की अगर बात करोगे तो पूर्णिया में टोटल यहाँ पे टोटल हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो देखो ये डिवीज़न हमारा कंप्लीट, ये 3, ये 3, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए हमारे, ये 6 होते हैं, ये 6 हो गए, ये 2। अब बचता है हमारा सिर्फ एक डिवीज़न, जो कि हमारा कौन सा, मगध डिवीज़न। तो एक चीज़ आप याद रखना, मगध डिवीज़न ही ऐसा डिवीज़न है यहाँ पे हमारे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो बिहार के टोटल यहाँ पे डिवीज़न को भी हमने याद कर लिया, जिसमें सबसे बड़े आपके 3 हो जाते हैं, तिरहुत, पटना, मुंगेर, और सबसे छोटा भागलपुर है जिसमें 2। बाकी यहाँ पे 3 जो होते हैं जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और फिर एक पूर्णिया है जिसमें 4, और मगध में टोटल जिसमें 1 है जिसमें कि 5 है। तो इस तरीके से देखो ये हमारा डिवीज़न भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे फैक्ट हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। एग्ज़ाम में कभी ये सिंपल फैक्ट हमसे गलती हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम आज का डिस्कशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, और बाकी का प्लेलिस्ट आप राइट टॉप कॉर्नर पे लिंक यहाँ पे आइकन को क्लिक करके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।